हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 जो है स्पेक्ट्रम का। आप देखेंगे तो इसमें चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर्स इन इंडिया। तो ब्रिटिश पावर में ये जो ब्रिटिश जो कंसोलिडेशन हुआ वो इंडिया में कैसे हुआ, इंडिया में जो है कैसे ये ऐसा लगा कि ये भारत को जो है बिल्कुल अब गुलाम कर लेने वाले हैं। कौन सा एक पर्टिकुलर समय था जिस वॉर को जो है लड़कर ऐसा लगा कि भारत जो है बिल्कुल अब ब्रिटेन के कब्जे में हो गया है। और ये जो छोटे छोटे पावर्स थे भाई, जो ये सक्सेसर स्टेट्स थे, जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, वो क्या कर रहे थे इस समय। जैसे कि हम देखें कि बंगाल में क्या चल रहा था, क्योंकि बंगाल ने भी जो है, हम बंगाल में भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो है वहाँ पे किंग हुए जिन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को अपोज किया। और उसी तरह मैसूर में जो है, मैसूर में हैदर अली, टिपू सुल्तान, ये लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स को परेशान किया था। इंग्लो मराठा वॉर भी जो हुआ था जिसमें जो है ये पेशवा थे जो कि जिन्होंने जो है बिल्कुल परेशान किया ब्रिटिशर्स को। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो है सिंध को किसी तरह ये लोग एक्वायर करते हैं और उसके बाद जो है पंजाब की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ राणा जो है रंजीत सिंह जो है जहाँ होते हैं। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको ये लागू करते हैं, जैसे रिंग फेंस पॉलिसीज़ को जो है ये वॉरेन हस्टिंग लेकर आता है, या फिर सब्सिडरी अलायंस जैसी चीज़ें जो है ये लोग लेकर आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चीज़ें लेकर आते हैं। ब्रिटिश और इंडिया के नाइबर्स का क्या रिलेशंस होता है, यहाँ पे जो है जो पड़ोसी राज्य है जैसे नेपाल के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं, एंग्लो बर्मा रिलेशन कैसा हो जाता है, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ है, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ है, ऐसे करके जो है अफ़गान के साथ। तो ये क्या ट्रीटीज़ हुई थी, किस प्रकार जो है इनके साथ सेटलमेंट हुआ था, यही चीज़ें जो है हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, शुरुआती चीज़ें मैं थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट करके इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो है ये अफ़गान वार या फिर जो है सिंध में कैसे एक्वायर किए लोग, थोड़ा बहुत जो है चीज़ें हम लोग इसमें देख लेंगे। और यदि हम शुरुआत करें इसकी, तो ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री को जो है हम समझते हैं कि कैसे जो है ये इधर आते हैं। जैसे क्या होता है कि दुनिया भर में जो है एक वॉर चलता रहता है, और वॉर जब चलता है तो ये लोग कॉन्टिनेंटल जो है, एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी को जो है ये लोग लागू करते हैं, जिसमें एक कॉन्टिनेंट को ये लोग एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, कॉलोनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ब्रिटेन भी था जो कि ट्रेड करने तो आया था भारत में। अच्छा, इस बात पे भी डिबेट होता है कि क्या जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए तो उनका होल सोल जो है मोटो यही था कि ब्रिटिश जो है इंडिया पे राज करे, या फिर वो एज ए ट्रेडर आए और जो है धीरे धीरे जो है माहौल ऐसा बनता गया कि उनको जो है यहाँ पे इस इंडिया को जो है कंट्रोल करना पड़ा। तो ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री में जो है हम देखते हैं कि पीस ऑफ पेरिस वगैरह जब साइन होता है तो ईस्ट की तरफ ये लोग जो है आते हैं, एशिया अफ्रीका की तरफ ये लोग आते हैं और यहाँ पे जो है कॉलोनी सेटअप करते हैं। तो क्या एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि क्या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था, क्या वो एक्सीडेंटल था या फिर इंटेंशनल था? क्या इनका इंटेंशन था कि यहाँ जो है ब्रिटेन जो है इसको इंडिया को एक्वायर कर ले, या फिर जो है ये लोग आए थे एक्सीडेंटली और जो है इनको पावर मिल गई? बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है इस पर डिबेट करते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये पहले से जो है प्लान्ड होता है जो ये इधर आते हैं, कुछ कहते हैं कि ये इंटेंशनली जो है भारत आए हुए थे। लेकिन यदि हम इसको समझें तो यहाँ दोनों ही चीज़ें जो है बिल्कुल अपोजिट नज़र आती हैं। कैसे अपोजिट नज़र आती हैं? जैसे यदि हम देखें कि ये दोनों जो है थॉट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं सही हैं। क्योंकि भारत में जब पहली बार ब्रिटिश आए तो उनका मेन मकसद जो है ट्रेड था, लेकिन यहाँ जो है देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बटे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो उन्होंने जो है अपनी टैक्टिक्स चेंज की और एक दूसरे को लड़ाकर पावर को एक्वायर करना शुरू कर दिया। अच्छा, कब माना जाता है कि ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में शुरू होता है? तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1740 में जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ था और ब्रिटिश जो है इसमें पावरफुल निकल रहा था, तो उसी समय जो है डिटरमाइन कर लिया जाता है कि जो है ब्रिटिश पावर पीरियड जो है शुरू हो रहा है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1757 में जो है जो वॉर हुआ था नवाब बंगाल के साथ प्लासी में, वो जो है डिटरमाइन करता है कि उसी समय जो है ब्रिटिशर्स का जो है टाइम पीरियड शुरू होता है। कुछ कहते हैं कि पानीपत का जो वॉर हुआ था 1761 में, जहां मराठा हारे थे, तो मराठा सबसे सुप्रीम पावर थे इंडिया में, और जब वो हार गए तो ऐसा लगा कि जो है ब्रिटिश पावर्स जो है अब इंडिया पे राज करेंगे। तो इस तरह से जो है ये लोग अलग अलग टाइम पीरियड को जो है लोग
कहते रहते हैं कि ये टाइम हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, लेकिन इनका धीरे धीरे ही जो है हम देखते हैं कि एक डेवलपमेंट होता है भाई। अब 1740 के एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में जो है कुछ पावर इन्होंने एक्वायर की, फिर बाद में जो है 1757 के प्लासी युद्ध में जो है इनको पावर मिली, फिर 1761 में जो है इनको कुछ पावर्स मिली पानीपत में। तो ऐसे करके जो है इनको बहुत सारी चीज़ें जो है जीती। अब यही से सिर्फ नहीं थे, मराठे जो है हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये लोग भी जो है इनको जो है स्ट्रगल में जो है इनको जो है रोक रहे थे। तो ये भी पावर्स के साथ जब ये जीतते गए ब्रिटिशर्स, तो इनका जो है एक पीरियड शुरू होता गया। तो मतलब एक जो है एक डेवलपमेंट था, ये अचानक कुछ नहीं था कि पावर का तुरंत जो है ट्रांसफ़र हो गया, ये धीरे धीरे करके जो है चीज़ें ट्रांसफ़र हुई। अच्छा, क्या कॉज थे कि ब्रिटिश जो है वो सक्सेसफुल रहे भाई इंडिया में? पहली बात ये कि हम आपस में लड़ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इनकी इतनी तगड़ी थी कि ये जो है अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से जो है अपने किंगडम को, अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मैनेज करते थे। जो डिप्लोमेसी इनकी बड़ी तगड़ी थी भाई। मिलिट्री जो ये थी, इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और इंडियंस की जो है बिल्कुल बेकार थी। तो पहली चीज़ है कि सुपीरियर आर्म्स थे भाई इनके पास, मिलिट्री स्ट्रेटजी थी इनके पास। तो ये कॉज था जिससे जो है ब्रिटेन सक्सेसफुल रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन था इनमें भाई, रेगुलर सैलरीज दी जाती थी। लेकिन इंडियंस के यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं था, इनमें जो है सैलरीज दी जाती थी। अभी जो है हमने देखा था कि जागीरदारी और जो है ज़मींदारी में जो है क्राइसिस जब आया था, तो उस समय जो है प्रॉब्लम्स इनको होने लगी थी। तो सैलरीज वगैरह काफ़ी फिक्स इनकी होती थी, क्योंकि इनकम इनका अच्छा होता था, और प्लस सैलरीज अच्छी होती थी। तो रिबेल्स नहीं निकलते थे भाई, जो काम करना होता था, जिसको दिया जाता था वो काम करके आता था। हमारे यहाँ क्या था कि हमें जो काम दिया जाता था वहाँ जो है हम उसी में, हम कुछ लोग जो है रिबेलियंस बन जाते थे भाई। उसी में जो है हम किसी के आर्मी को जो है किसी आर्मी के लोगों में जो है क्या होता था कि कुछ नोबल्स उनको भड़का दिए, तो वो जो है अलग कट लिए थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे आर्मी में देखने को मिला था। जैसे सिविल डिसिप्लिन भी था इनके अंदर, फेयर सिलेक्शन सिस्टम था। तो ये सिलेक्शन जो करते थे ना, जो अपने ऑफिसर्स का, वो कास्ट बेस्ड नहीं करते थे, वो हेरिडेटरी बेसिस पे नहीं करते थे, वो रिलीजन बेसिस पे नहीं करते थे। उनका मेन पर्पज़ यही था कि आप यदि एबल हैं तो आप जो है आर्मी में होंगे, आप सिपाही बनेंगे। अगर आप एबल नहीं हैं तो आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता था भाई। ये हेरिडेटरी पोजीशन पहले से चलती आ रही थी। कास्ट बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, पर्सनल रिलेशंस पे जो है लोगों को रख दिया जाता था कि चलो ठीक है, तुम मेरे मामा के लड़के हो तो तुमको जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें इंडिया में चलती थी, तो इसलिए भी हारे भाई। और ब्रिलियंट लीडरशिप और सपोर्ट जो है सेकेंड लाइन लीडर्स का था, ब्रिटिशर्स का। अब ब्रिलियंट लीडर जो है यदि हम देखें तो ये जो है हम देखते हैं कि क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, एल्फेंस्टाइन, मुनरो, मार्कस, डलहौजी, ये कुछ ब्रिलियंट लीडर होते हैं भाई। इनके सेकंड लाइन के ऑफिसर्स भी अच्छे होते हैं, मतलब सेकंड लेवल पे जो पोस्ट होता है इनका, जैसे कि सर आयरकूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली, ये कुछ सेकंड लेवल के जो ऑफिसर थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है सुपीरियर थे। और इंडियन साइड में भी जो है कुछ ब्रिलियंट लीडर थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके सेकंड लाइन के ऑफिसर जो है मिसिंग थे भाई। अब मीर जाफ़र जैसे लोग सेकंड लाइन के ऑफिसर होंगे तो कौन जो है वॉर जीत लेगा भाई। तो इंडियन साइड में यदि कुछ ब्रिलियंट लीडर्स यदि हम देखें तो हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे, चिंकलीस खां थे, माधोराव सिंधिया, फिर जो है यशवंत राव होलकर, ये कुछ जो है फर्स्ट लाइन के ऑफिसर थे भाई। ये जो है लीड तो कर रहे थे, लेकिन इनके सेकंड लाइन के ऑफिसर काफ़ी कमज़ोर थे, डरपोक थे, भगौड़े थे, ये जो है बिकने वाले लोग थे। तो इस तरह से जो है हम मजबूत नहीं बन पाए थे। दूसरी चीज़ की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था भाई ब्रिटेन के पास में। ब्रिटेन के पास में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था, जिसके कारण जो है वो जीतता गया। अब बैकअप इनका अच्छा था तो एक हैंडसम जो है डिविडेंड इनको मिल जाता था भाई। ये इनकी कंपनी से जो है फ़ायदे उनको मिल जाते थे, तो इसलिए ये सैलरीज वगैरह भी ठीक देते थे, पैसे इनको आसानी से जो है टाइमली मिल जाते थे। हम जो है डिपेंड होते थे वही एग्रीकल्चर रेवेन्यू से, और वो रेवेन्यू कभी कभी जो है हो सकता था क्लाइमेट चेंज हो जाए और जो है कुछ बदल जाए, तो फिर जो है रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाता था। लास्ट चीज़ ये और थी कि नेशनलिस्ट प्राइड था भाई इनके अंदर। एक जो है लोगों के अंदर जो है भारतीयता की जैसे एक भावना अब निकल कर आती है, ये उन्हीं सारी चीज़ों से निकल कर आती है भाई। हमारे अंदर जो है एक भारतीयता, नेशनलिस्ट की फीलिंग
इन्हीं के वजहों से आती है, ब्रिटिश के। जैसे क्या होता है कि ब्रिटेन जो था वो नेशनलिस्ट था भाई, अपने देश के लिए जो है कुछ भी करने के लिए लोग तैयार होते थे। लेकिन इंडिया जो है काफ़ी वीक था उस समय, ये लोग अपने रीजन वाइज जो है लड़ते थे। कोई भी किंग जो हुआ, जो भी ये लोग थे, चाहे 1857 की क्रांति को ही आप देख लीजिए, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रही हूँ या फिर जो है अदर जो भी प्रोमिनेंट जो है लीडर्स थे, ये अपने रीजन के लिए लड़ रहे थे, ना कि भारत देश के लिए लड़ रहे हों। अगर ये देश के लिए लड़ते तो आज़ादी जो है कब की मिल चुकी होती। तो हम जो है नेशनलिस्ट प्राइड नहीं था हमारे अंदर, और इन्हीं चीज़ों से जो है हम सीख कर हमारे अंदर अब भारतीयता आती है, अब जो है हमारे अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जो है आती है, और ये अपने अंदर हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, कभी भी रीजनलिज्म को प्रीफर नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कि बंगाल पे जो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट शुरू होता है, और बंगाल पे ही क्यों होता है भाई? क्योंकि बंगाल जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन जो है कंट्रीज़ में। तो बिहार और उड़ीसा वाला जो रीजन है ना, ये बंगाल से यूरोप में जो है ये रॉ प्रोडक्ट जो है जाता है, जैसे साल्टपेटर, राइस, इंडिगो पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है जाती हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है दिखाता है, क्योंकि 60% जो ब्रिटिश का इंपोर्ट होता है ना, वो एशिया से सिर्फ और सिर्फ एक जगह से होता है, वो है बंगाल। बंगाल से जो है ये चीज़ें जाती हैं। तो कंपनी जो है यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब इनको फरमान मिल जाता है, तो उस समय क्या होता है कि कंपनी इनको 3000 जो है रुपए देती है एक मुग़ल एम्परर को, जिसके बदले में जो है बंगाल में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बदले में 50,000 यूरो का जो है ये पर एनम ट्रेड जो है करते हैं ब्रिटिशर्स। तो हम देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां जो है दीवान बनते हैं बंगाल के, फिर उनकी डेथ होती है, और उनके जो है सक्सेसर बनते हैं सुजाउद्दीन, और सुजाउद्दीन को भी जो है सुजाउद्दीन जो है के बाद जो है सरफराज खान बनते हैं। सरफराज खान के बाद मुर्शीद कुली खां जो है ये पावर में आते हैं। मुर्शीद कुली खां के बाद जो है ये अलवर्दी खां जो है ये रूलर बनते हैं। फिर अलवर्दी खां जो है ये लंबे समय तक जो है इनको रोक कर रखते हैं, इनको ट्रिब्यूट्स जो है ये नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ कि मुग़ल एम्परर से बिल्कुल ये कट जाता है, अलवर्दी खां के कारण ही जो है ये मुग़ल एम्परर से बिल्कुल ये कटना शुरू कर देते हैं। मुग़ल एम्परर को जो है पैसे वैसे नहीं भेजते हैं लोग। तो इस तरह से चीज़ें बदलती जाती हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो रीजन है ना, ये रेस्ट ऑफ द इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो है दूर है। जैसे कि कुछ अटैक हुए, जैसे ये नादिर शाह का या फिर अहमद शाह अब्दाली का जो अटैक हुआ, वो बंगाल तक नहीं पहुंचता था भाई। अब बंगाल तक नहीं पहुंचता था, काफ़ी कम पहुंचता था, तो इससे क्या होता था कि इनकी प्रॉस्पेरिटी बनी होती थी, इनको कोई लूटने वाला नहीं था। तो इसलिए जो है ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप जो है होता हमें देखा था। तो कमर्शियल इंटरेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो है, और जो है ये ब्रिटिश जो इंडिया थी उसमें भी कन्फ्लिक्ट हो जाता था इनके यहाँ से बंगाल वाले रीजन से ट्रेड करने में। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि एक छोटे समय के लिए जो है ट्रांसफर्ड हो जाता है नवाब बंगाल जो है ब्रिटिश जो है ये उसको एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि 1857 के समय जो है जब ये पावर का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बंगाल अब जो अब यहाँ पे गवर्नर होता था उससे पावर को तो ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, और बुरी तरह से जो है हम देखते हैं कि 1857 के बाद जो है इसको लूटा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें हम देखते हैं कि बंगाल में चलती रहती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें यदि हम देखें कि अलवर्दी खां जो है ये काफ़ी एबलेस्ट जो है किंग था, जिसने जो है सरफराज खान को मारकर और जो है यहाँ गद्दी जो है हासिल की थी, और मुग़ल एम्परर के जो है खिलाफ बिल्कुल ये खड़े थे, उनको जो है ट्रिब्यूट वगैरह भी नहीं देते थे। तो इस तरह से जो है ये खड़े हुए। दूसरी चीज़ कि मराठा भाई इधर थोड़ा सा इसी समय जो है आने की कोशिश कर रहे थे। तो मराठों के डर से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया उसी समय, और फोर्टिफिकेशन करके जो है इन्होंने फोर्ट विलियम बना दिया भाई। अब फोर्ट विलियम बना दिया तो ये एक इनका बहाना था कि जो है मराठे अटैक कर रहे हैं, इनको क्या करना था कि बंगाल को किसी तरह एक्वायर करना था, और इसने जो है फोर्ट विलियम बनाकर बिना इनसे पूछे जो है ये जो है पावर जो है एक्वायर करने लगते हैं बंगाल में। अलवर्दी खां के बाद हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो है ये सक्सेसर बनता है, इनकी ग्रैंडसन का जो है ये जो है ग्रैंडसन जो है रहता है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला जो है ये पावर में आता है क्योंकि अलवर्दी खां की जो यंगेस्ट डॉटर होती हैं उसका बेटा जो है होता है सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे चैलेंजेस क्या क्या होते हैं भाई, जैसे इनको जो है इनके कज़न के साथ जो नवाब पूर्णिया हैं उनके साथ
स्ट्रगल करना पड़ता है। शौकत जंग जिनका नाम होता है, इनकी हॉस्टेल एक आंट होती हैं घसीटी बेगम, इनसे दिक्कत होती है। एक चाइल्डलेस विडो होती है जिससे जो है इनको प्रॉब्लम होती है। मीर जाफ़र जो है ये अलवर्दी खां की बहन का हस्बैंड होता है जिसके साथ इनको प्रॉब्लम्स होती है। इन सबको हरा कर जो है ये सिराजुद्दौला पावर में आते हैं। अब सिराजुद्दौला जो है देखते हैं कि ये जो है पावर स्ट्रगल इनका चलता है यहाँ पे, और हम देखते हैं कि जो है जैसे कि इनके कोर्ट में भी जो है इनके अगेंस्ट में लोग खड़े होते हैं, जैसे जगत सेठ है, ओमी चंद हैं, और जो है ये बल्लभ राय हैं, दुर्लभ राय हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग अंदर जो है सिराजुद्दौला को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, पावर को एक्वायर करना चाह रहे थे। सबको डिफीट किया गया। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो राज बल्लभ का लड़का है ना, कृष्णदास, उसने जो है कुछ जो है यहाँ पैसे लेकर भागने की कोशिश की। भगौड़ा था, बंगाल का भगौड़ा जो है जाकर ब्रिटिशर्स के पास छिपा, और ब्रिटिशर्स ने जब इसको जो है शरण दे दी तो यहाँ पे एक ब्रिटिश और जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला में जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और यहीं पे हम देखते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है भाई। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है कि 146 इंग्लिश पर्सन को जो है एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें 123 लोग जो है मर जाते हैं। सफोकेशन के कारण मरते हैं उसमें, और कुछ लोग ही बच जाते हैं, जिसमें एक हॉलवेल भी होता है। हॉलवेल को जो है आप देखेंगे कि आगे जाकर सुभाष बोस जो है इसी के लिए अपोज करते हैं कि हॉलवेल की मूर्ति जो है कलकत्ता में न लगाई जाए। इसके लिए जो है वो अपोज करते हैं, उनको जो है फिर जो है जेल की सज़ा भी हो जाती है। तो सुभाष बोस का रिलेशन यहाँ के एक हॉलवेल नाम के व्यक्ति से है, जो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में उस कमरे में बंद था, जिसमें 146 लोगों को बंद किया गया था, 123 लोग जो है मर गए थे। तो बैटल जो है ये शुरू हुआ। मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ तो इनके खिलाफ थे ही। तो ये जाकर जो है इनके साथ क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, इसने मद्रास में भाई ये पावर अपनी इस्टेब्लिश कर चुके थे, तो मद्रास से इन्होंने फोर्स बुलाकर और अपने पावर को बंगाल में मजबूत किया, और इन्होंने जो है लड़ना शुरू किया। और भाई डिप्लोमेसी देखिए इनकी, कि इन लोगों ने जो है इनके खुद के सेकेंड लाइन ऑफिसर्स के साथ जो है जाकर मिल गए, और सिराजुद्दौला जो है इस बैटल में हारे। 50,000 की स्ट्रांग फोर्स सिराजुद्दौला के पास थी, लेकिन कुछ हज़ार फोर्सेस के सामने जो है सिराजुद्दौला वॉर हार गए, क्योंकि इनकी डिप्लोमेसी तगड़ी थी। मीरन जो कि मीर जाफ़र का लड़का था, उसने जो है इनको सिराजुद्दौला को जो है मार डाला। तो ये सिग्निफिकेंट ये प्लासी के बैटल का ये था कि यहाँ पावर जो है मीर जाफ़र को ट्रांसफ़र कर दी गई भाई, और मीर जाफ़र जो है उसके बदले खूब ज़्यादा पैसे और जो है 24 परगना को जो है इन्होंने उसकी जमींदारी को जो है दे दिया था ब्रिटिशर्स को, और जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है इनको दे रहे थे। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि मीर जाफ़र जो है थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के कारण, और ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के कारण जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती है इनको। तो अचानक क्या होता है कि मीर जाफ़र जो होता है ये फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में। एक पेमेंट जो है इनको जो करना होता है ब्रिटिशर्स को, वो पे नहीं कर पाते हैं। तो इससे जो इंग्लिश हैं वो एनॉयड हो जाते हैं, और इसी बीच में मीरन जो होता है, जो जफ़र का लड़का होता है मीर जाफ़र का, वो मर जाता है। तो एक जो है लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन अगला जो है नवाब यहाँ पे बनेगा, कौन जो है राजा यहाँ पे बनेगा। तो मीर कासिम जो है, जो कि मीर जाफ़र का के जो है सन इन लॉ का जो है ये जो है सन इन लॉ था, ये मीर कासिम, और मीरन का लड़का, ये दोनों जो है आपस में लड़ते हैं कि ये कौन जो है इसको गद्दी को मीर जाफ़र के बाद जो है हथियाएगा। तो हम पहले से ही देख रहे थे कि मीर जाफ़र के साथ इंग्लिश की जो है बन नहीं रही है, और जो है वेंसीटार्ट जो नया गवर्नर बना था उसने जो है ये डिसाइड किया कि हम मीर कासिम को जो है पावर को मीर कासिम के साथ जो है ट्रीटी करेंगे। और ट्रीटी में ये था कि ये लोग जो है मीर कासिम जो है ये बुरदांव, मिदनापुर और चिटगांव का जो है दे देंगे ब्रिटिशर्स को, और कंपनी जो है ये जो हाफ ऑफ द शेयर होगा चूना ट्रेड जो सिलहट रीजन में है उसका जो है ये लोग एक्वायर करेंगे। मीर कासिम जो है इनको एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो पहले से चलता आ रहा था उसको देने के लिए जो है बात की, और बहुत सारे पैसे वैसे जो है देने की बात की। इन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन तुम्हारे दुश्मन वाली चीज़ें, कि हाँ ठीक है तुम अदर यूरोपियन पावर्स को मेरे कंट्रीज़ में, जो मेरे इस बंगाल वाले एरिया में सेटल नहीं होने दोगे, जैसे फ्रेंच को ये कह रहे थे। तो ये चीज़ें जो है चल रही थी। तो अब मीर कासिम भी इनसे उबता है भाई, और मीर कासिम जब उबता है तो बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जो है यहाँ इसलिए होती है क्योंकि राम नारायण नाम का एक बिहार का डिप्टी गवर्नर होता है, और बिहार के इस डिप्टी गवर्नर ने क्या करता है कि
इसने जो है कुछ घपला कर देता है पैसों का, और पैसों का हिसाब नहीं देता है। उसी में राम नारायण को ब्रिटिशर फिर सपोर्ट करने लगते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मीर कासिम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था। इसने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी जो है राजधानी को शिफ्ट कर देता है, अपनी कैपिटल को जो है शिफ्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर से दूर रहे। काफ़ी चालाक आदमी जो है मीर कासिम होता है, तो ये चाहता है कि ब्रिटिशर से जो दूर रहे और अच्छी जो है एक एफिशिएंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ये करे यहाँ पे। तो बैटल जो है बक्सर के लिए एक प्लॉट कैसे तैयार होता है कि ये जब भागता है जो है ये राम नारायण नाम का जो गवर्नर होता है भागता है, तो ब्रिटिशर्स उनको जो है सपोर्ट करने लगते हैं, और ब्रिटिशर सपोर्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि दस्तक जो इशू हुआ था ना, वो दस्तक का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज ये लोग करने लगते हैं। जब मिसयूज करते हैं तो यहाँ के लोकल्स को प्रॉब्लम होती है ट्रेड में भाई। अब कुछ ट्रेड में जो है ब्रिटिशर्स जो सामान लेकर आ रहे थे काफ़ी सस्ते मिल जा रहे थे, क्योंकि भाई ट्रेड ड्यूटी इनको देनी नहीं थी, और यहाँ के जो लोकल लोग ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होते थे। तो यहाँ पे एक जो ये जो कासिम था वो चाहता था कि इस दस्तक को ख़त्म ही कर दिया जाए, पूरी तरह से सबके लिए बराबर कर दिया जाए। लेकिन जो है ब्रिटिशर्स इस पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है बदल कर सामने आए। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि मीर कासिम जो है जो है ब्रिटिशर से लड़ने के लिए भागते हैं, और जाकर अवध के साथ में और मुग़ल नवाब के साथ में जो है एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं। तो ये मीर कासिम जो है ये जाते हैं अवध में और कॉन्फेडरेसी बनाते हैं। नवाब अवध जो कि सुजाउद्दौला वहाँ पे होते हैं, अवध के नवाब, और दूसरे मुग़ल एम्परर जो होते हैं शाह आलम सेकंड, इनके साथ जो है एक जो है ये अपनी एक कॉन्फिडेंसी बना के लड़ते हैं बक्सर के बैटल में। लेकिन बक्सर के बैटल को भी जो है लोग हार जाते हैं। तो ये हार दिखाता है कि मुग़ल भी जो है अब ब्रिटिशर्स के सामने टिकने वाले नहीं थे, अवध भी और जो है बंगाल भी, अब तीनों मिलकर लड़े थे, फिर भी जो है ये लोग हार गए थे। अब ट्रीटी इलाहाबाद में ये हुई थी कि जो है इनको इलाहाबाद और कारा को शाह आलम सेकंड को दे देना था। 50 लाख रुपए कंपनी को एज ए इंडिमनिटी देनी थी भाई, एज ए वॉर जो इनको नुकसान हुआ था। बलवंत सिंह को जमींदारी जो है बनारस की दे देनी थी। शाह आलम सेकंड के साथ भी जो है इन लोगों ने ट्रीटी कर लिया, और वहाँ पे भी जो है नवाब जो यहाँ पे इलाहाबाद में इनको रखा गया, वहाँ से जो है टैक्सेस वगैरह खूब ज़्यादा वसूल किए। दीवानी बिहार बंगाल और उड़ीसा की जो है इन्होंने इशू करना शुरू कर दिया था। 26 लाख रुपए के बदले में जो है 26 लाख रुपए जो है इन रीजन में ये लोग जो है दीवानी वसूल कर रहे थे। तो कुछ इन्होंने वॉर इंडिमनिटी इनसे भी ली थी, और मीर कासिम जो है ये इनको डिथ्रोन किया गया। तो यहाँ पे फिर से जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटेन में जो है एक बंगाल में जो है एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है सामने निकल कर आता है। अब डुअल गवर्नमेंट जो सामने निकल कर आता है, तो इसमें क्या करते हैं ये सब कि 1765 से 72 तक जो है ये बिल्कुल जो बंगाल है उसको लूटते हैं। क्लाइव जो है ये सिस्टम लेकर आता है जिसमें निज़ामत और दीवानी को अलग अलग जो है ये लोग बाइफरकेट करते हैं। दीवानी कलेक्शन रेवेन्यू होता है जैसे, और निज़ामत जो है पुलिस और जुडिशियल जो है ये लोग कलेक्शन करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। तो इसमें निज़ामत को जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं लोग, दीवानी पे खूब ज़्यादा फोकस करते हैं, खूब ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, काफ़ी जो है इनको सप्रेस करके बंगाल के लोगों को जो है यहाँ से ट्रेड करते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है इनको होता है। फिर बाद में 1772 में वारेन हेस्टिंग जब आता है तो इसको जो है बंद कर देता है, डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है उसको बंद कर देता है। तो इस तरह से चीज़ें जो है बंगाल को लोग लूटते रहते हैं। दूसरी चीज़ यदि हम देखें मैसूर की, तो मैसूर में भी जो है वाडियार जो है डायनेस्टी थी, और जो है बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद जो है विजयनगर एम्पायर जब टूटा तो छोटे छोटे किंगडम्स जो है बनकर आए। अच्छा, इसमें मराठा और मैसूर को कर लेते हैं, अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके सेकंड पार्ट को लेकर आएंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा सा जो है आप इसमें प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो वीडियो को जो है 1.5 के स्पीड से यदि देखें तो सुन सकते हैं, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ और आपको जो है इसको सुन लेना है, ताकि जो है एक माइंड में चीज़ें जो है एक फ्लो जो है बन जाए, जिससे जो है यदि आप बुक पढ़ें या फिर जो है कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे कनेक्ट आप कर सकें। तो ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें कि किताबों को जो है पढ़ें। तो यहाँ से सुनेंगे और किताब उठाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें जो है आप गेन कर पाएंगे। तो वाडियार जो है ये डायनेस्टी निकल कर आई थी। विजयनगर जब टूटा था, तलीकोटा 1565 में जब हुआ था, वहाँ से जब टूटी तो एक हिंदू किंगडम जो है यहाँ निकल कर आया था मैसूर में। चिक्का कृष्ण राज वाडियार जो है इनका नाम था, और ये जो है रूल करते हैं यहाँ पे। और उसी समय हम देखते हैं कि जो है
ये काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। इनको चलाने वाले दो लोग होते हैं, नंजराज और जो है देवराज। नंजराज देवराज के ही आर्मी में थे हैदर अली, और हैदर अली एक हॉर्समैन थे। और जो है देखते हैं कि जो है मराठों का खूब ज़्यादा इन्वेजन जो है इधर हो रहा है। अब मराठे जब इधर इन्वेड कर रहे हैं तो मराठों को का इनके इन्वेजन से जो है मैसूर हार रहा था। यहाँ एक बढ़िया लीडर की जो है ज़रूरत थी। हैदर अली उसमें से निकल कर आते हैं और जो है ये लड़ते हैं इनसे, और जो है ये आते हैं सामने, जिसमें जो है ये फ्रेंच के साथ ट्रीटी करके उनसे जो है हथियार वगैरह जो भी कैनन्स जो है ये लेने होते हैं, कैवलरी, स्विफ्ट कैवलरी जो है लेकर आते हैं, जिससे जो है इफेक्टिव आर्टिलरी लेकर आते हैं जिससे मराठों को हराया जा सके। और डिंडीगुल में जो है एक फैक्ट्री भी लगा देते हैं ये। तो इस तरह से ये काफ़ी एफिशिएंट जो है मैसूर को बनाते हैं, और जो है ये मराठा के साथ जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे कि माधवराव जो था, जो बैटल ऑफ पानीपत सेकंड के बाद जो पेशवा बना था, ये काफ़ी एफिशिएंट था भाई। ये हैदर अली को जो है काफ़ी परेशान कर रहा था यहाँ मैसूर में। यहाँ जो है मैसूर में ये 1766 से 71 तक जो है बार बार जो है अटैक कर रहा था, हैदर अली को डिफीट कर रहा था। एक लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो लूट कर ले गया, लेकिन अचानक माधवराव की डेथ हो जाती है, और डेथ होती है 1772 में। और वहीं से हैदर अली फिर से जो है चढ़ाई करते हैं मराठों के ऊपर, और मराठों ने जो एक्वायर किया होता है इनका, वो सारी चीज़ें जो है ये लोग जो है ले लेते हैं इनसे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है 1767 से 1619 में होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि जो है बंगाल जो है इस रीजन में हम देखते हैं कि बंगाल में जब सक्सेस होता है तो इंग्लिश के अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, इनके अंदर जो है मिलिट्री जो है स्ट्रेंथन हो जाती है, और ये चाहते हैं कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ एक ट्रीटी कर ली जाए, जिससे जो है इनको नॉर्थ सराकर्स वाला जो रीजन है उसको ये लोग जो है एक्वायर कर लें, और निज़ाम को जो है ये कह दें, जो हैदराबाद का निज़ाम है उसको कह दें कि भाई हम तुमको जो है प्रोटेक्शन देंगे, मराठों से बचाएंगे, और जो है मराठों से बचाते हुए जो है हम मैसूर से आपको बचाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है हैदराबाद से ट्रीटी करके इंग्लिश जो है चाहता था कि नॉर्दर्न सराकर्स वाले रीजन को जो है ये लोग एक्वायर कर लें। तो इस तरह से जो है चीज़ें चलती रहती हैं, और ये एक कॉन्फिडरेशन फिर जो है बनता है कि निज़ाम आप मराठा जो है, इंग्लिश है, और ये लोग जो है मिलकर हैदर अली के खिलाफ जो है लड़ते हैं। लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्किल ब्रिटेन की काम नहीं कर पाती है भाई। हैदर अली बीच में फिर जो है मराठों को, और जो है मराठों को जो है लोग खरीद लेते हैं। तो ये जो है क्या होता है कि अब ब्रिटिश जो है इसमें हारना पड़ता है, क्योंकि जो अलाइनमेंट, ये अलायंस जो किया था वो अलायंस को जो है हैदर अली तोड़ देते हैं, जिससे ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है उसमें ट्रीटी करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है होती है, और हैदर अली इसमें से जीत कर जो है आते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो होता है इसमें क्या होता है कि हैदर अली के साथ जो ट्रीटी होती है फर्स्ट एंग्लो इस मैसूर वार में, उसमें ब्रिटेन को ये लोग कह रहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो इनको जो है प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रोटेक्ट किस लिए करेगा? क्योंकि भाई यदि मैसूर के ऊपर कोई अटैक करता है तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो है वो मैसूर को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ये ट्रीटी जो है फेल हो जाती है, क्योंकि 1771 में जब मद्रास ये जो है यहाँ पे मद्रास के ऊपर जो है अटैक होता है, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई रहती है वो फेल होती नज़र आती है। तो यहाँ जब मराठे अटैक करते हैं यहाँ पे, तो ये देखा जाता है कि ये जो है ब्रिज हो रहा है, जो यहाँ पे जो एक यहाँ पे अलायंस जो बना होता है वो जो है ब्रिज होते दिखता है। तो अब ये क्या करते हैं कि उल्टा जो हैदर अली होते हैं इनके साथ जो है रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आरकोट वाले रीजन में फिर से जो है ये जब हैदर अली पहुँचते हैं तो उधर पोर्टेनोवा की बैटल होती है, और उस रीजन में जो है इंग्लिश जो है ये सफ़र करते हैं, और एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है सामने निकल कर आती है, जिसमें एक कैंसर के कारण हैदर अली जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसे इनकन्क्लूसिव एक ट्रीटी हो जाती है, और जो है इसमें पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। डिस्प्यूट सब बढ़ते हैं भाई टीपू और जो है इनके इंग्लिश के। तो ट्रावनकोर वाले रीजन में जो है ये डिस्प्यूट बढ़ते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है ये टीपू सुल्तान खुद जो है क्लेम करते हैं, और ब्रिटेन जो है इस पर खुद क्लेम करता है। तो ट्रावनकोर के लिए जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और टीपू जो है ये इंग्लिश को डिफीट करते हैं। लेकिन मीनवाइल जो है क्या होता है कि ब्रिटिश जो था वो अलग अलग जो ये मराठे हैं, निज़ाम है हैदराबाद का, इनके साथ जो है
ये जब ट्रीटी कर लेता है तो श्रीरंगपट्टम वाले रीजन में इनको डिफीट कर दिया जाता है। तो टीपू जब ये हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ी रकम जो है इनसे मांगी जाती है। आधा जो टेरिटरी था इनका मैसूर का, उसको जो है वापस करना पड़ता है। तो ट्रीटी आप जो है श्रीरंगपट्टम होता है, और उस ट्रीटी से जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इनको देनी पड़ती है, जैसे 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं भाई, और हाफ ऑफ द जो टेरिटरी है उसको जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार इनकी होती है मराठों की, इनकी एक टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है, तो बदले में जो है अब टीपू फिर से लड़ाई लड़ते हैं। अब वाडियार के माइनर सन को ये एक्सेप्ट नहीं करते। इमीडिएट कॉज यही होता है कि वाडियार के माइनर सन को जो है लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उसको जो है हम पावर का ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर ब्रिटेन जो है फिर से लड़ता है इनसे, और इस बार पूरी तरह से जो है इनको डिफीट कर देता है। और डिफीट करते हैं तो फिर से जो है यहाँ पे वाडियार का जो है एक जो माइनर सन होता है उसको जो है लोग गद्दी बिठा देते हैं, और उनके साथ जो है सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं लोग। इस तरह से जो है मैसूर पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है एक्वायर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। अब एंग्लो मराठा स्ट्रगल शुरू होता है भाई। अब मराठा कैसे शुरू होते हैं, मराठों को जो है ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और मराठों से ही जो है यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में जो है फिर चीज़ों को देखेंगे। तो मराठों में जो है, मराठों को हम इस यहाँ पे देख लेते हैं। तो मराठों में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये लोग भी भाई सुप्रीम पावर बनना चाहे, अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाने की कोशिश जो है किए। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग जो है बढ़ रहे थे आगे, जो है ये लोग एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे पावर को। लेकिन हुआ क्या कि एक लड़ाई लड़े ये लोग, जिसका नाम था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 में जो है इसको लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली के साथ में। अब अब्दाली के साथ लड़ा गया तो इसमें जो है इनकी हार हो गई। बाजीराव वन जो है काफ़ी इसमें एबलेस्ट जो है किंग थे, ये पेशवा थे जिन्होंने जो है लंबे समय तक मराठों के पावर को जो है बरकरार रखा। लेकिन जो है जब पानीपत की जो ये हार हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान कर दी। यहाँ हम देखे थे कि जो है ये लोग जो है, जैसे छत्रपति शिवाजी थे, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, शिवाजी जो है फाउंडर थे मराठा के, और शिवाजी के बाद संभाजी हुए। संभाजी को जो है औरंगजेब ने बिल्कुल बुरी तरह से काटा था, और संभाजी के बाद जो है उनका लड़का साहू था, और साहू को इसने जो है गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने, और बाद में जो है छोड़ा था। तो साहू ही जो है इसको लेकर चलते हैं बाद में। तो मराठा किंग ये साहू होते हैं, जो कि अच्छे अच्छे पेशवाज को जो है अपॉइंट करते हैं। तो इन पेशवाज में हम देखते हैं कि जो है बहुत सारे लोग जो है आते हैं। अच्छा, एक बात और कि मराठा फैमिली जो थी वो कॉन्फिडरेसी में थी भाई। ये लोग जो है अलग अलग पावर में टूट चुके थे। गायकवाड़ जो है बड़ोदरा में थे, भोसले जो है नागपुर में थे, होलकर इंदौर में थे, सिंधिया में ग्वालियर थे, पेशवा में पूना थे, और ये लोग जो है डिवाइडेड थे। तो कॉन्फिडरेसी जो है ये थी, ये बाजीराव वन से लेकर माधवराव वन तक जो है हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी अच्छी तरीके से एफिशिएंटली जो है इसको कंट्रोल करते रहते हैं। तो इस तरह से चलती रहती है चीज़ें। लेकिन इंग्लिश का मराठों के साथ भाई पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। 19वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि मराठा जो है अपने आप को जब ये एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो इनकी पावर क्लैश होती है ब्रिटिश के साथ में। अब ब्रिटिश के साथ में पावर क्लैश होती है तो यहाँ पे जो है अब सामने आता है एंग्लो मराठा वार। अब एंग्लो मराठा वार क्यों होता है? तो एंग्लो मराठा वार जो होता है, इसमें होता क्या है कि माधवराव जो है की डेथ होती है, तो नारायण राव जो उसके भाई होते हैं उनको जो है अपॉइंट किया जाता है एज अ 5th पेशवा। लेकिन नारायण राव को उनके अंकल रघुनाथ राव जो है मार देते हैं। रघुनाथ राव भाई इनको चाहिए था पावर, और जो है पावर चाहिए था, तो ये जो है चाहते हैं कि मैं जो है यहाँ पे पेशवा बन जाऊँ, लेकिन जो है बन नहीं पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सवाई माधवराव जो कि ये माधवराव के जो है बेटे होते हैं, इनको जो है बना दिया जाता है। एक छोटे बच्चे होते हैं, माइनर सन होते हैं, जिनको जो है न्यू बोर्न इन्फेंट होता है। सवाई जो है, सवाई का मतलब होता है कि 1 और 1 क्वार्टर। तो 1 एंड 1 क्वार्टर जो है इसका मतलब होता है, यानी कि बहुत जो है पावरफुल। तो ये नेक्स्ट पेशवा बना दिया जाता है। 12 भाई की काउंसिल होती है, जो कि नाना फर्नांडिस इसको लीड करते हैं, वही जो है इसको प्रोटेक्शन देते हैं। और ट्रीटीज़ जो है ये लोग करते हैं। रघुनाथ राव जो है जाकर ब्रिटिशर से मिल जाते हैं, उनसे जो है सूरत में एक ट्रीटी कर लेते हैं कि भाई हम आपको जो है बदले में कुछ देंगे, और आप हमें जो है एक सिपाही देंगे। 2500 सोल्जर्स जो है ये रघुनाथ राव को देने वाले थे, लेकिन ये ट्रीटी फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो है
ये जो बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ ये ट्रीटी हुई थी, लेकिन इंडिया के जो गवर्नर जनरल था इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब फिर से एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। यहाँ पे कहा गया कि रघुनाथ राव को कुछ आप पेंशन देके उनको शांत कीजिए, और ये जो मराठे हैं इनको भी जो है आप कहिए कि ये लोग जो है शांत रहें, अवॉयलेट नहीं करेंगे कुछ भी चीज़ों को, और अपने एरियाज़ में जो है किसी अन्य पावर को जो है लोग शरण नहीं देंगे। तो ये चीज़ें जो है ये हुई थी, लेकिन जो है बाद में क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करने लगे थे लोग, क्योंकि जो है वॉर इसलिए शुरू हुआ कि इंग्लिश और मराठा जो आर्मी थी ये मिली, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स थे और हाईली सुपीरियर थे ये लोग, एमिनेशन में कैनन्स इनके पास थे। तो ये लोग जो है लड़ना इसलिए शुरू किए क्योंकि जो ये ट्रीटी हुई थी उसको इन लोगों ने जो है तोड़ दिया। जो फर्नांडिस थे ये जो है वायलेट किए इस ट्रीटी को, और वायलेट किए क्योंकि फ्रेंच को एक पोर्ट दे दिया था वेस्ट कोस्ट पे ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंच को जब दिया गया तो यहाँ पे वायलेशन हुआ, और यहीं से जो है ये महाजी सिंधिया जो है काफ़ी पावरफुल थे। माउंटेन पासेस में ब्रिटिश को जो है लेकर गए और वहाँ पे स्क्रॉच अर्थफॉल पॉलिसी जैसी चीज़ें जो है अपनाई, और जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ब्रिटिशर्स को डिफीट किया। यहाँ पे वडेगांव जो है यहाँ एक रीजन है जहाँ पे बिल्कुल घेर लिया ब्रिटिशर्स को, और ट्रीटी ऑफ वडेगांव हुई थी, बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ साइन हुई थी। लेकिन जो है बाद में ये ट्रीटी जो है हम देखते हैं कि जो है गवर्नर जनरल ये रिजेक्ट कर देते हैं बंगाल के। अब जब गवर्नर जनरल रिजेक्ट करते हैं तो ट्रीटी ऑफ सालबाई फिर से एक जो है होती है, क्योंकि ये आर्मी फिर से भेजते हैं, फिर से एक ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी में कहते हैं कि 20 साल तक जो है आप शांत रहेंगे, और इसमें जो भी टेरिटरीज ये लोग एक्वायर किए रहते हैं उसको जो है आपस में बदल लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये ट्रीटी खत्म होती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 में लड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो मराठा स्ट्रगल जो है इसकी सर्कमस्टेंसेस इसलिए बनती है क्योंकि फर्स्ट जो ये आफ्टर पेशवा माधवराव नारायण जो सुसाइड कर लेते हैं 1795 में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बाजीराव सेकेंड जो है ये वर्थलेस सन जो रघुनाथ राव के होते हैं ये जो है पेशवा बन जाते हैं, और नाना फर्नांडिस जो है ये अब बाजीराव सेकेंड के जो है एक एनिमी जैसे होते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। तो यहाँ एक पावर का जो है आपस में कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। अब कोर्स ऑफ वॉर जो होता है कि पेशवा जो है ये ब्रूटली मर्डर कर देता है जसवंत राव के भाई विट्ठू जी का। अब विट्ठू जी का जब मर्डर होता है तो जसवंत जो है ये खोजते रहते हैं बाजीराव को मारने के लिए, और बाजीराव जो है जाकर अंग्रेजों से फिर से ट्रीटी करते हैं जिसको ट्रीटी ऑफ बसेन कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ बसेन में जो है फिर से ये ट्रीटी होती है, लेकिन जो है ये लोग जो है इस ट्रीटी में जो है ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जो ये यशवंत राव रहते हैं ये जो है इनको खोज कर मारना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रीटी जो है ये एक्सेप्ट नहीं हो पाती क्योंकि पेशवा जो है ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं। सिंधिया भोसले जो है ये अटेम्प्ट करते हैं कि मराठा इंडिपेंडेंस जो है बची रहे, तो ये आपस में लड़ना फिर शुरू कर देते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है ये लोग सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना जो है पसंद करते हैं। तो अलग अलग ट्रीटी होती है, जैसे कि भोसले को जब डिफीट किया जाता है तो उसमें ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है, सिंधिया को डिफीट करके जो है ट्रीटी ऑफ सुरजी गांव होती है, और होलकर को डिफीट करके जो है राजपुर घाट जो है ट्रीटी हो जाती है। तो ये पूरी तरह से लोग जो है शांत हो जाते हैं। जब ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है और इसमें जो है जब ये ट्रीटी हो जाती है तो इसमें ये ट्रीटी ऑफ बसेन से ये निकल कर आता है कि अब जो इंग्लिश हैं उनके पास भारत की चाबी मिल गई है भाई। अब भारत को चलाने वाली जो चाबी है वो मिल चुकी है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है हम देखते हैं कि ये लोग फिर से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये आज़ाद हो नहीं पाते हैं। अलग अलग ट्रीटी जो है फिर से करनी पड़ती है, जिसमें ट्रीटी ऑफ पूना होती है पेशवा के साथ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर जो है सिंधिया के साथ होती है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो है ये होलकर के साथ होती है, और पूरी तरह से इनको शांत करना पड़ता है। अच्छा, मराठा क्यों हारते हैं भाई? लीडरशिप इनकी अच्छी नहीं होती है। अब लीडरशिप अच्छे नहीं होते हैं तो भाई जो है आपस में ये देखते हैं हम लोग की कॉन्फिडेंसी बना के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में साथ तो दे नहीं रहे हैं। डिफेक्टिव नेचर मराठा स्टेट का होता है भाई। अब आर्टिफिशियल और एक्सीडेंटल जो है ये पूरी तरह से ये लोग होते हैं कि कोएशन आपस में जो है करते रहते हैं। एक ऑर्गेनिक लड़ाई जो है लोग नहीं लड़ते। मराठा कोई स्टेट तो रहता नहीं है, इसमें कॉन्फिडरेसी बनाकर जो है लोग अलग अलग रीजन में रह रहे हैं। तो इसलिए जो है ये इनको हराना जो है आसान हो जाता है कि रीजनल नेशनल मूवमेंट्स जो है इसमें चलते हैं। मराठा स्टेट जो है एक पर्टिकुलर एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होता है, लूज पॉलिटिकल सेटअप होता है। जैसे मैं यही बता रहा हूँ कि जो है ये लोग अलग अलग पार्ट में जो है, जैसे होलकर थे, गायकवाड़ थे, पेशवा थे, सिंधिया थे, भोसले थे, ये अलग अलग रीजन में भाई डिवाइडेड थे, तो इनका जो है कुछ कहा नहीं जा सकता था। दूसरी चीज़ की इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम थी भाई। मिलिट्री सिस्टम ठीक नहीं थी,
उनकी सुपीरियर मिलिट्री वीपन्स अच्छे थे, और वीपन्स अच्छे थे तो ये आसानी से जो है लड़ सकते थे। अनस्टेबल जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी मराठास की, तो मराठा की अनस्टेबल पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ठीक नहीं थी। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी, भाई ये लोग जो है किसी तरह इनको काम था, जीतने वाला काम जो है ये लोग करते थे। प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक थी, भाई ये लोग 7 समंदर पार करके जो है ये लोग आए हुए थे यहाँ पे एम्पायर को बनाने के लिए, इसको एक्वायर करने के लिए, यहाँ पैसे कमाने के लिए। तो ये लोग कुछ भी हद तक जो है जा सकते थे। मराठा यहाँ जो है उतने एबल नहीं थे कि ये लोग जो है इंग्लिश को हरा सके। अगले वीडियो में हम लोग सिंध को देख लेंगे, या फिर अफगान के साथ देख लेंगे, म्यांमार बर्मा के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं उसको देखेंगे। अभी इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखते हैं। यदि हम मराठों को देख लें, अभी जो है यदि हम मराठों को देखें, तो यदि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मराठा, तो यहाँ मराठा जो थे इसके फाउंडर शिवाजी थे। शिवाजी जो थे यहाँ के फाउंडर थे। और 1927 में जो है शिवाजी जो है शिवनेर फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। मदर का नाम इनका जीजाबाई था और फादर का नाम जो है शाहजी भोसले था। 1657 में कॉन्फ्लिक्ट जो है शिवाजी का स्टार्ट होता है मुगल्स के साथ। 1659 में स्ट्रगल होता है अफजल खान के साथ में। तो अफजल खान के साथ में जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर इसके बाद जो है हम देखें 1659 में स्ट्रगल जो है ये चलता है बीजापुर में, जो है अफजल खान के साथ जो है लड़ते हैं, जहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं। 1663 में क्या होता है कि शाइस्ता खां जो कि मुगल सूबेदार होता है दक्कन का, उनको भी जो है औरंगजेब का जो है मामा होता है शाइस्ता खां, इसको भी जो है डिफीट करते हैं। और 8 जनवरी 1664 को जो है सूरत को लूटते हैं। ये सूरत को लूटते हैं तो जय सिंह को जो है भेजा जाता है इनके साथ ट्रीटी करने के लिए। जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है 1665 में होती है शिवाजी और जय सिंह में। तो शिवाजी और जो है जय सिंह में ट्रीटी होती है। और शिवाजी को जो है ये 35 किलो में से 23 जो किले थे उनको जो है मुगलों को देना पड़ता है। और संभाजी जो सन ऑफ शिवाजी होते हैं, ये 5000 की मनसब जो है इनको मिल जाती है अंग्रेज के अंदर, ये औरंगजेब के जो है अंदर में। तो इसके बाद जो है क्या होता है कि शिवाजी को उसमें जो है बुलाया जाता है, और जो है शिवाजी की ट्रीटी फेल हो जाती है औरंगजेब के सामने। फिर जो है ये क्या करते हैं कि फिर से जो है सूरत को लूटते हैं, और सूरत को लूटते हैं तो फिर से जो है ये नाराज़ हो जाते हैं। इसी बीच में शिवाजी की जो है 2 थ्रोन सेरेमनी हुई थी, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सोयराबाई थी जो कि यहाँ पे जो इनकी शादी हुई थी, वो शादी को जो है ये फिर से 2 बार शादी को भी करते हैं। और जो है जीजाबाई के मरने के बाद जो है ये यहाँ पे जो है 2 बार शादी भी करते हैं, और थ्रोन सेरेमनी भी जो है इनकी 2 बार होती है। सितंबर 1674 में जो है सेकेंड थ्रोन सेरेमनी इनकी शिवाजी की होती है। और 1678 में जो है जिंजी फोर्ट जो है ये जो है लास्ट विक्ट्री शिवाजी की होती है। 1680 में शिवाजी जो है मर जाते हैं। पुतलीबाई जो होती है इनके साथ जो है सुसाइड करती हैं। तो इसके बाद जो है यदि हम देखें कि अष्टप्रधान शिवाजी के यहाँ होते थे, जैसे पेशवा थे जो कि प्राइम मिनिस्टर होते थे, हेड ऑफ अष्टप्रधान। फिर मुअज्जतदार होते थे कि जिनको फाइनेंस मिनिस्टर हम कहते थे। और सरे नौबत जो है कमांडर इन चीफ, वकिया नवीस होम मिनिस्टर, और सुमन जो होते थे फॉरेन मिनिस्टर होते थे। चिटनिस जो है हेड ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट होते थे। न्यायाधीश जो होते थे जस्टिस डिपार्टमेंट होता था। पंडित राव जो है ये रिलीजन डिपार्टमेंट देखते थे। तो ये टैक्स यदि देखें तो ये 2 तरह से टैक्सेस लगाते थे भाई, एक चौथ था और दूसरा जो है यहाँ पे सरदेश मुखी ये लोग लगाते थे। तो चौथ और सरदेश मुखी जो है ये लोग लगाते थे इस पे। चौथ 1/4 लेते थे, और जो है सरदेश मुखी जो होता था ये 1/10 लेते थे। तो ये इनकी जो है कुछ ये सेना का यदि हम देखें तो पाइक जो है ये पैदल होते थे, और जो है फिर हवलदार होते थे जिसमें 10 नायक होते थे। जुमलादार में 3 हवलदार होते थे, और 1000 में जो है 10 जुमलादारी, 7 हजारी में जो है 7 1 हजारी होते थे। सरे नौबत जो है सबका ऐड होता था। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें चलती थी। शिवाजी जो है 1627 से 1680 तक जो है होते हैं। इनके नीचे जो है संभाजी होते हैं और राजाराम जो है इनके भाई होते हैं, और जो संभाजी होते हैं ये इनके लड़के होते हैं। तो संभाजी जो है ये औरंगजेब इसको काट ही देता है, तो संभाजी की मौत हो जाती है। और शिवाजी जो संभाजी का लड़का जो होता है उसको जो है ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। तो 1689 में जो है संभाजी और कवि कलश को जो है मारते हैं लोग। साहू जो है ये संभाजी का लड़का होता है जिसको अरेस्ट करके शिवाजी लेकर चले जाते हैं, जो है औरंगजेब जो है लेकर चला जाता है। तो संभाजी को जाने
साहू को जाने के बाद जो है राजा राम पावर को संभालते हैं। राजा राम की अचानक डेथ होती है, तो शिवाजी सेकेंड जो है यहाँ पे राजा राम का जो कि लड़का होता है उसको जो है बनाया जाता है, और ताराबाई जो है इनकी संरक्षक होती हैं, जो शिवाजी सेकेंड होते हैं। तो एक बैटल फिर से होता है, बैटल ऑफ खेड़ क्यों होता है, क्योंकि साहू को जो है जब ये जो मुगल्स हैं जब छोड़ते हैं साहू को, तो ये बहादुर शाह जो है इसको छोड़ते हैं साहू को। जब साहू को छोड़ते हैं तो ये ताराबाई और साहू में एक स्ट्रगल होने लगता है भाई। अब ताराबाई को ट्रांसफ़र किया जाता है पावर, तो अब साहू भी चाहेगा कि भाई मैं रियल हेड तो मैं हूँ, तो ये लड़ाइयाँ जो है होगी, और इसी में जो है ये लोग आपस में लड़ जाते हैं। ताराबाई को डिफीट कर दिया जाता है और साहू जो है फिर से यहाँ पे पेशवा जो है बन जाते हैं। साहू एक अच्छे जो है यहाँ पे साहू किंग बनते हैं। तो ये अच्छे अच्छे पेशवाज को जो है ये अपॉइंट करते हैं, जिसमें जो है 1731 में क्या होता है कि इनको एक और ट्रीटी करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ वर्ना। तो मराठा एम्पायर जो है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका कैपिटल सतारा होता है, साउदर्न पार्ट जो है कोल्हापुर होता है। साहू का जो है कोई लड़का नहीं होता है। और ट्रीटी ऑफ संगोला यदि हम देखें तो इसमें क्या होता है कि 1750 में किया जाता है, और पेशवा को ही जो है मराठा का लीडर जो है बना दिया जाता है। मराठों का लीडर जो है पेशवा को बना दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद यदि हम देखें तो शिवाजी के बाद जो है हमने देखा था कि जो है संभाजी थे, साहू थे। साहू के बाद जो है ये जो है अलग अलग पेशवाज को अपॉइंट किया गया, जिसमें जो है ये बाजीराव वन थे। पहले बाजीराव विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव वन, फिर बालाजी बाजीराव वन, फिर विश्वनाथ राव। तो इस तरह से जो है माधव राव, तो ये अलग अलग जो लोग जो है बनते गए। तो पेशवाज अलग अलग थे, जिसमें जो है बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 तक थे। और ये भी जो है एक लंबे समय तक 1719 में जो है मुगल एम्परर रफ़ीकुद्दार जो है इनको एक जो है हेड जो है अपॉइंट करते हैं। मुगल एम्परर रफ़ीकुद्दार डिक्लेयर्ड हिम एज रियल किंग ऑफ महाराष्ट्र। तो 1719 में जो है जो एक रियल किंग है साहू को डिक्लेयर कर, भाई राहुल साहू जो है ये छूटते हैं, उनके कैद में जो है रहते हैं मराठों के, तो उसको बाद में छोड़ दिया जाता है। तो एक रियल किंग जो है मुगल एम्परर रफ़ीकुद्दार जो है इनको जो है महाराष्ट्र का साबित कर देते हैं कि हाँ ठीक है यही रियल किंग है। ट्रीटी जो होती है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा भी कहते हैं। बाजीराव वन जो है 1720 से 40 तक होते हैं। ये जो है दूसरे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अपने पेशवा होते हैं। 1737 में ये क्या करते हैं कि दिल्ली पे अटैक कर देते हैं भाई। 500 हॉर्समैन के साथ जो है दिल्ली पे मुगल एम्पायर पे अटैक कर देते हैं ये। बाद में बालाजी बाजीराव जो है होते हैं, जिनको नाना साहेब भी कहते हैं। इनका साम्राज्य जो है अटक से कटक तक था। इस बात का जो है ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है कि अटक से कटक जो है, अटक से कटक तक जो है इनका जो है साम्राज्य माना जाता है। तो ये चीज़ें जो है चलती रहती हैं। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक जो है संगोला एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो है ये तय कर दिया जाता है कि पेशवा जो होंगे यही जो है हेरिडेटरी जो है अब होंगे, पेशवा ही आगे जो है इनको लीड करने वाले। 14 जनवरी 1761 को जो है ये पानीपत थर्ड हो जाता है, बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठे हार जाते हैं, और मराठे हारते हैं तो जो है इनको काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस होता है। अब ये तय हो जाता है कि भारत का भाग्य के विधाता जो है कौन होगा। ये तय हो जाता है कि मराठे तो नहीं होंगे। इस बात को जो है ये लिख दिया जाता है कि मराठे तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जो है हार रहे थे। अब तो पेशवा से फिर माधवराव जो है बनते हैं, जैसे कि हमने उसमें जो है अभी सुना था। तो माधवराव के बाद जो है पेशवा बनते हैं नारायण राव, और नारायण राव के बाद जो है पेशवा माधव नारायण राव जो है बनते हैं। सवाई माधव नारायण जो है जिनको कहा जाता है। तो ये माइनर बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, जिनको जो है 12 काउंसिल जो है इनको हेड करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। तो रघुनाथ राव जो है ये बॉम्बे अंग्रेजों के शरण में जाते हैं ताकि पेशवा जो है बन जाएं। लेकिन जो है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में फिर होती है, जिसमें रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है ट्रीटी होती है, जिसको हमने देखा था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है, जिसमें जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है ब्रिटिश और मराठों के बीच में। और इस तरह से जो है ये ट्रीटी 20 साल के लिए ये हो जाती है कि भाई आप जो है शांत रहेंगे। इसमें ट्रीटी 20 साल की थी, जिसमें ये नहीं लड़ने वाले थे। इसी वक्त अंग्रेज जो है मैसूरों से निपट लिए भाई। मैसूर को जो है इन्होंने डिफीट किया। ये डिप्लोमेसी की तगड़ी थी, मराठों के शांत करके मैसूरों से निपट लिया ये लोग। तो पेशवा बाजीराव सेकेंड जो है 1795 से 1818 तक जो है रहे। और ये जो है बाजीराव जो रघुनाथ राव था, जो है बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है एराइज हो रहा था रघुनाथ राव के साथ में, क्योंकि अंग्रेजों से जाकर मिला, तो उसी का बेटा जो है बाजीराव था, बाजीराव सेकेंड। तो बाजीराव सेकेंड जो है कुछ समय तक ये लीड करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि
एक ट्रीटी ऑफ वसीम होती है 1802 में ब्रिटिश और जो है बाजीराव सेकेंड में, और एक सब्सिडरी अलायंस जो है पेशवा इससे ही साइन कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब पेशवा यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं तो और लोग इंडिपेंडेंट जो है रहना चाहते हैं, तो इसलिए जो है फिर से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और ये हम देखें कि कुछ मेजर जो मराठा रीजन थे, जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, पुणे में पेशवा और सतारा में छत्रपति थे। तो ये लोग जो है आपस में जो है ये लोग कॉन्फिडेंसी बना के रहते हैं। तो ये हमने देखा था कि ये जो सब्सिडरी अलायंस हुई थी, तो इसीलिए जो है सेकंड एंग्लो मराठा वार भी फिर शुरू हुई और थर्ड एंग्लो मराठा वार भी शुरू हुई कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रह नहीं पाते हैं, आपस में डिवाइडेड होते हैं। तो इस तरह से जो है ये लोग हारते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।